अब जो SAP S/4HANA में चेंज आया है वो चेंज ये आया है। जब आप कोई भी वेंडर बनाते हो, ECC में क्या होता है, ECC में आपको वेंडर बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो वेंडर अकाउंट ग्रुप, उसके बाद उसका नंबर इन, उसके बाद आप रिकन्सिलेशन अकाउंट उसका देके उसका वेंडर मास्टर डेटा बना लेते हो। बट अगर ये मतलब तीन चीज़ें चाहिए, और अगर यही आप सेम वेंडर अगर आप SAP S/4HANA सिस्टम में बनाते हो, तो सिस्टम आपको इसकी परमिशन नहीं देगा। अगर आप ट्रांजेक्शन कोड रन करोगे वेंडर मास्टर डेटा क्रिएशन का, तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, वो आपको ले जाएगा बिजनेस पार्टनर स्क्रीन पे। तो ये जो बिजनेस पार्टनर ऑब्जेक्ट है ये मैंडेटरी कर दिया है SAP S/4HANA में। जब भी आप कोई भी सब लेजर बनाओगे, यहाँ पर्टिकुलरली आप वेंडर या कस्टमर बनाओगे, तो वेंडर कस्टमर को बनाने के लिए जो आपका बिजनेस पार्टनर क्रिएशन है वो मैंडेटरी कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस पार्टनर S/4HANA में पहले यूज नहीं होता था या SAP में पहले यूज नहीं होता था। तो SAP में, ECC में ये पहले बिजनेस पार्टनर यूज होता था, बट FI में नहीं यूज होता था, ना ही कंट्रोलिंग में यूज होता था। ये यूज होता था फाइनेंशियल, जो हमारा FSCM है, फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसमें यूज होता था। और भी हमारे अदर मॉड्यूल है जिसमें कि ये बिजनेस पार्टनर ऑब्जेक्ट है वो यूज होता था। बट क्या होता था जब हम रिकन्सिलेशन करते थे, रिकन्सिलेशन किसकी, रिकन्सिलेशन या इंटीग्रेशन करते थे बिटवीन FI और FSCM, तो उसमें कुछ काफ़ी उसमें एफर्ट्स लगते थे, टाइम लगते थे। तो वो जो रिकन्सिलेशन है उसको इजी करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए SAP ने क्या किया, SAP ने S/4HANA में उसको, ये जो बिजनेस पार्टनर है उसको मैंडेटरी कर दिया FI में। और उससे क्या होगा, उससे हम जो दोनों मॉड्यूल हैं, अगर दोनों में रिकन्सिलेशन करनी है या इंटीग्रेशन करनी है बिटवीन FI और FSCM, तो वो स्ट्रीमलाइन कर दिया है, उसको थोड़ा सा इजी कर दिया। तो पहले क्या होता था, पहले फॉर एग्जांपल हमने जो क्रेडिट मैनेजमेंट करके एक मॉड्यूल होता है, उसमें हमने लिमिट निकाली अपने कस्टमर्स की। वो लिमिट हम FI के साथ, जो हमारे कस्टमर होते हैं उसके साथ हम उसका वीडियो कॉप लगा के उसकी जो लिमिट के हिसाब से उसकी जो सेल्स ऑर्डर होते हैं या उसके जो डिलीवरीज होती हैं उसको हम कंट्रोल करते थे और उसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाते घटाते थे। तो वो जो लिमिट बढ़ाते घटाते हैं हम सेल ऑर्डर क्रिएशन या डिलीवरी के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती थी, वो आती थी FSCM से, क्रेडिट मैनेजमेंट से। तो क्योंकि यहाँ पे तो बिजनेस पार्टनर ECC में नहीं यूज हो रहा था FI में, वो जो यूज हो रहा था FSCM में, तो इसलिए दोनों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बिजनेस पार्टनर जो क्रिएशन है वो SAP ने S/4HANA में लेके आए हैं। अब जब आप कोई भी वेंडर क्रिएट करोगे या कोई भी कस्टमर क्रिएट करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले उस वेंडर का आपको बिजनेस पार्टनर बनाना है। अब बिजनेस पार्टनर क्या होता है, बिजनेस पार्टनर एक आईडी होता है जिसके थ्रू आप वेंडर को बनाते हो। और अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई वेंडर ही आपका सप्लायर, कोई वेंडर ही आपका कस्टमर है, या कोई कस्टमर ही आपका वेंडर है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो दोनों के लिए, तो वो बिजनेस पार्टनर के थ्रू बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस पार्टनर बनाया, उसका आईडी दे दिया 1000। अब उस 1000 के अंडर हमने एक वेंडर बनाया 2000 और कस्टमर बनाया 3000। तो वो दोनों ही किसके थ्रू कंट्रोल हो जाएंगे, वो दोनों ही बिजनेस पार्टनर के थ्रू कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये हम किस केस में देते हैं, अगर हमारा कस्टमर ही हमारा वेंडर हो और हमारा वेंडर ही हमारा कस्टमर हो, तो यानी कि हम जिससे हम सामान ले रहे हैं अगर उसी को बेच रहे हैं, और जिसको हम सामान बेच रहे हैं या हम उसी से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते थे इंटर कंपनी या इंटर सेल्स या इंटर परचेज। तो उसके लिए हम सिंगल बिजनेस पार्टनर बना के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, तो बिजनेस पार्टनर में क्योंकि हमने ये अभी समझा है कि जब हम वेंडर मास्टर डेटा बनाएंगे तो हमारे पास कितने लेवल का डेटा होता है, हमारे पास 3 लेवल का डेटा होता है। ऐसे ही अगर आप बिजनेस पार्टनर भी बनाओगे, तो बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल जो है SAP ने दिए हुए हैं। तो एक जो बिजनेस पार्टनर होता है उसको आप मल्टीपल रोल्स में उसको जो है वो बना सकते हो, और उसमें जो सिंक्रोनाइजेशन होती है, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, वो सिस्टम करता है। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है वो आपने एक रोल में मेंटेन की हुई है,
और वही इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सेकंड रोल में आप जो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो डिफॉल्ट रहेगी, वो अपने आप पॉपुलेट होके आ जाएगी, और एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन जो है वो डालनी होती है। तो इसको हम बोलते हैं मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। हमने एक वेंडर बनाया, हमने एक बिजनेस पार्टनर बनाया। उस बिजनेस पार्टनर का हमने जो रोल है वो रोल डिफाइन कर दिया एफआई का। अब जो ये बिजनेस पार्टनर है, उसका उसको उसको हम एफएससीएम में भी यूज कर रहे हैं। उसके लिए हम क्रेडिट मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम कलेक्शन यूज कर रहे हैं, या कस्टमर है जो उसके लिए हम कलेक्शन मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, हम उसके लिए क्रेडिट मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, हम उसके लिए डिस्प्यूट मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं। तो ये जितने भी हमने मॉड्यूल यूज किए, अब उसमें मास्टर डेटा अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो एक मास्टर डेटा बन गया है उसको आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो अलग अलग बिजनेस रोल में। तो वो रोल आपका क्रेडिट मैनेजमेंट का हो सकता है, वो रोल आपका कलेक्शन का हो सकता है, वही रोल आपका डिस्प्यूट मैनेजमेंट का हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, मेरा एक अकाउंट बना और बिजनेस पार्टनर के अंडर, और मेरा जो अकाउंट है अब उसको अगर मेरे को लिंक करवाना है, अगर मेरे क्लाइंट ने उसको लिंक करना है क्रेडिट मैनेजमेंट के साथ, या डिस्प्यूट मैनेजमेंट के साथ, या कलेक्शन मैनेजमेंट के साथ, तो सेम अकाउंट को वो जो है वो लिंक हो जाएगा किसके थ्रू, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू। अब वो ये यहाँ पे कह रहा है कि आपको कोई वेंडर बनाना है, अब उस वेंडर के लिए आपको जो रोल है वो डिसाइड करना पड़ता है। अब एसएपी ने आपको एक स्टैंडर्ड बिजनेस रोल जो है वो दिए हुए हैं, और उनको हम बोलते हैं बीपी रोल। बीपी रोल का मतलब होता है बिजनेस पार्टनर रोल। तो हम कहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, उसके लिए आप जाएंगे क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में, एस प्रो में जाके। तो यहाँ पे हम जाएंगे एस प्रो में, और उसके बाद जाएंगे हम एस ए पी रेफरेंस आईएमजी में, और उसके बाद हम जाएंगे क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। उसके बाद क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा एस बिजनेस पार्टनर, ऐसे भी बिजनेस पार्टनर, आप इस पे जाओगे और उसके बाद फिर दोबारा से बिजनेस पार्टनर में जाना है, फिर बेसिक सेटिंग में जाना है, फिर आपको यहाँ पे बिजनेस पार्टनर रूल्स का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन करना है। और आपने अगर कोई नया रूल डिफाइन करना है, यहाँ ऑलरेडी जो सिस्टम में है उनको देखना है, तो उसके लिए आप जाओगे डिफाइन बीपी रोल में। तो ये जो रोल है ये हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में दिए हुए हैं। बट अगर इन स्टैंडर्ड रोल के अलावा आपको कुछ नए रोल और ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे अगर आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं, ये हो गया हमारा जनरल डेटा रोल, यानी कि सभी के लिए जो यूज़ होगा, जिसमें कि नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सब आ जाता है। उसके बाद एफआई से रिलेटेड जो हमने जो रोल मेंटेन करना है वेंडर के लिए, उसके लिए जो स्टैंडर्ड आईडी एसएपी ने दिया है वो है FLVN। तो क्योंकि हम 3 लेवल का डेटा मेंटेन करते हैं अपने वेंडर के लिए, तो एक तो हो गया ट्रिपल, ये जो 0000 वाला रोल है, ये हो गया जनरल डेटा लेवल के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है कंपनी कोड के लिए, तो कंपनी कोड के लिए हम ये वाला रोल जो है वो मेंटेन करते हैं, जिसको हमने नाम दिया हुआ है FLVN। वीएन का मतलब वेंडर 00। उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे यहाँ पे हमारे पास एक और रोल आ रहा है, ये है FLVN01। तो ये होता है आपका थर्ड लेवल का डेटा मेंटेन करने के लिए, यानी कि अगर आपने सेम बिजनेस पार्टनर के अगेंस्ट आपको परचेज ऑर्डर क्रिएट करने हैं, गुड रिसीट करनी है परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट, या जो है आपको इनवॉइस रिसीट क्रिएट करनी है, तो वो जो GRIR क्रिएट करनी है पीओ के अगेंस्ट, यानी कि परचेज ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन करनी है, तो उसके लिए आपको अपने वेंडर के लिए ये वाला जो रोल है ये डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे ही कस्टमर के लिए हम जो रोल है वो भी यूज कर सकते हैं, पर अभी हमने कस्टमर नहीं बनाना, तो यहाँ पे हम कस्टमर के लिए रोल देख लेते हैं स्टैंडर्ड जो एसएपी ने दिया हुआ है। वो है आपका FLCU00 और FLCU01। ऐसे ही अगर आप नीचे जाओगे तो आपको अलग अलग रोल नजर आ जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड एसएपी ने हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि रोल यहाँ पे दिख रहा है RP01 एम्प्लॉय के लिए है। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिटरी बैंक का, यानी कि जो हम ट्रेजरी में यूज करते हैं, इश्यूअर आ जाता है, काउंटर पार्टी, ये भी हम जो है ट्रेजरी में यूज करते हैं। TR जहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे ट्रेजरी में यूज यूज करते हैं हम।
जैसे कि लोन पार्टनर आ जाता है, उसके बाद बोरोवर आ जाता है, प्रोस्पेक्ट आ जाता है, क्रेडिट स्टैंडिंग चेक आ जाता है। तो ये जो जितने भी रोल हैं वो ट्रेजरी भी यूज़ करते हैं, और कुछ रोल जो है वो कलेक्शन में ऐसे करके यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगर किसी रोल की आपको इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो आप डबल क्लिक कर सकते हो, तो सिस्टम जो है वो आपको जो उसका डिटेल वो दिखा देता है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये एक नया रोल क्रिएट किया हुआ है किसी यूजर ने, और उसने रेफरेंस कहाँ से लिया हुआ है? उसने रेफरेंस लिया हुआ है FLVN00 से। ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस है, तो ये BP रोल जो है, ये ये वाला जो रोल क्रिएट किसके रेफरेंस से हुआ है? ये वाला रोल क्रिएट हुआ है जी वेंडर के रेफरेंस से। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, और हम क्या करेंगे? हम जो वेंडर क्रिएट करना है उसको क्रिएट करने के लिए ये वाला हमने रोल देखा है, हमारे पास जनरल रोल होता है, उसके बाद हमारे पास FLVN00 होता है, और FLVN01 होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ नया रोल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम स्टैंडर्ड यूज कर लेंगे। उसके बाद वही करेंगे स्टेप नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है? अब इसमें हमने अगर बिजनेस पार्टनर बनाना है तो बिजनेस पार्टनर के लिए जैसे आप वेंडर के लिए बनाते हो वेंडर अकाउंट ग्रुप, ऐसे ही हम बनाएंगे बिजनेस पार्टनर के लिए BP ग्रुप। यहाँ इसको हम बोलते हैं BP ग्रुपिंग आईडी। तो ये जो बीपी ग्रुपिंग आईडी है उसके साथ आप क्या करोगे? उसके साथ आप BP नंबर रेंज जो होती है वो असाइन करोगे। जैसे आप चाहते हो कि आपका जो वेंडर नंबर है वो सिस्टम आपको एलोकेट करे, असाइन करे, वैसे ही आपको अगर बिजनेस पार्टनर नंबर चाहिए तो उसके लिए जो नंबर रेंज है वो आपको BP जो ग्रुपिंग होती है उस लेवल पे उसके साथ असाइन करनी होती है। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए स्टेप नंबर 2 है। तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, और यहाँ पे हम जाएंगे क्रॉस एप्लीकेशन, ऐसे भी बिजनेस पार्टनर बेसिक सेटिंग, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग में, और डिफाइन द नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बेसिक सेटिंग में। बेसिक सेटिंग में आपको ये ऑप्शन नजर आएगा नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग में, तो ग्रुपिंग में जाएंगे। अब अगर आपको नया नंबर रेंज कोई क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप जा सकते हो डिफाइन नंबर रेंजेस में। तो आप अपने बिजनेस पार्टनर के लिए न्यू नंबर रेंज जो है वो मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओगे चेंज इंटरवल में, और यहाँ पे जो न्यू नंबर रेंजेस आपने देनी है, इंटरवल देना है अपने BP ग्रुप के लिए, तो वो आप दे सकते हो। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग नंबर रेंज यूज करनी है तो आप एग्जिस्टिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास फ्री नंबर रेंज पड़ी हुई है। हमने जो लास्ट NR स्टेटस जो लास्ट BP बनाया था, बिजनेस पार्टनर बनाया था, उसका नंबर था 10005 9। उसके बाद ये 999 तक की लिमिट है, तो ये भी नंबर रेंज साइन कर सकते हो। अगर आपको नया बनाना है तो नया बनाने के लिए आपको दो चीज़ें इंश्योर करनी है। एक तो ये जो नंबर रेंज है ये यूनिक होनी चाहिए, ये ऑलरेडी सिस्टम में मेंटेन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो भी आप नंबर रेंज दे रहे हो उसका जो इंटरवल है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जो भी हमने ऑलरेडी सिस्टम में नंबर रेंज इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल से वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें मेट हो जाती हैं तो आप नंबर रेंज न्यू है उसको मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद सेव करके यहाँ से बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे मेरे को नंबर रेंज जो है वो 01 यूज़ करनी है, तो मैं इसको अपने BP ग्रुपिंग आईडी के साथ असाइन कर दूंगा। कहाँ पे जाके? इसके लिए आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाओ, डिफाइन द ग्रुपिंग एंड असाइन द नंबर रेंज, और यहाँ पे हम न्यू एंट्री बटन में जाएंगे, और यहाँ पे हम BP ग्रुपिंग आईडी दे देते हैं, ये दे देते हैं BP90। और यहाँ पे हम उसका नाम दे देते हैं, नाम है BP ग्रुपिंग 9090। उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ये है BP ग्रुपिंग 9090। और नंबर रेंज हमने कौन सी असाइन करनी है? हमने डिसाइड किया है कि नंबर रेंज हम एग्जिस्टिंग लेंगे जो ऑलरेडी सिस्टम में मेंटेन है, वो है 01। एंटर बटन प्रेस करो। वो ये कह रहे हैं कि BP90 जो आईडी है वो ऑलरेडी सिस्टम में है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, ग्रुपिंग आईडी है तो मैं GP कर देता हूँ, GP90। GP90, तो GP90 सिस्टम में नहीं है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, और इसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि आपका अगर BP ग्रुपिंग आईडी बन गया और आपने नंबर साइन कर दी, अब आप चले जाओ स्टेप नंबर 4 में और आप वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाओ।
तो वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कोड हमें दिया हुआ है वो है आपका OBD3। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड आईडी OBD3 में जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे हमारे पास जो ग्रुपिंग आईडी है, सॉरी, हमारे पास जो वेंडर अकाउंट ग्रुप आईडी है उसकी जो लेंथ है वो है 4 कैरेक्टर की अल्फान्यूमेरिक। तो हमने कोई भी अगर वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाना है तो उसका जो आईडी है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ मैक्सिमम जो है वो 4 कैरेक्टर की अल्फान्यूमेरिक जो है वो लेंथ होनी चाहिए। और यहाँ पे हम न्यू एंट्री में जाएंगे, और यहाँ पे हमने वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाना है। तो उसकी जो लेंथ, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 4 कैरेक्टर की है, तो यहाँ पे हम आईडी ले लेते हैं VN90। VN का मतलब वेंडर अकाउंट ग्रुप। और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ये है नंबर एक, सॉरी, ये है आपकी वेंडर अकाउंट ग्रुप आईडी 9090। अब अगर आपको याद होगा, हमने ये समझा था जब हम कोई भी अकाउंट ग्रुप बनाएंगे, अकाउंट ग्रुप बनाने के लेवल पे या अकाउंट ग्रुप बनाने के टाइम पे हमारे पास दो कंट्रोल होते हैं। एक होता है नंबर रेंज का कंट्रोल, दूसरा है होता है फील्ड स्टेटस का कंट्रोल। नंबर रेंज किसकी? नंबर रेंज आपके वेंडर की, और फील्ड स्टेटस जो भी आप वेंडर मास्टर डेटा बनाओगे उसमें कौन सा फील्ड आपको सप्रेस, रिकॉर्ड, ऑप्शन और डिस्प्ले चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हम क्या बना रहे हैं, हम वेंडर अकाउंट ग्रुप बना रहे हैं। और वेंडर अकाउंट ग्रुप के बनाने के टाइम पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया फील्ड स्टेटस का। अब आपने जो फील्ड स्टेटस, जो अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कितने लेवल का डेटा है, 3 लेवल का डेटा है। और वो जो 3 लेवल का डेटा है यानी कि उसमें जो फील्ड्स हैं वो आपको कौन सा सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शन चाहिए, तो आप वो किस लेवल पे डिसाइड कर सकते हो, वो आप वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएशन के टाइम पे डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डेटा है, 3 लेवल ऑफ डेटा: जनरल डेटा, कंपनी को डेटा और परचेज डेटा। हम जनरल डेटा में जाएंगे। उसके बाद जो फील्ड एसएपी ने मैनेज किए हुए हैं वो इन ग्रुप्स के अंडर मैनेज किए हुए हैं, जैसे कि एड्रेस में जाएंगे तो ये नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। और नॉर्मली अगर हमने जीएल फील्ड स्टेटस ग्रुप में ये देखा था कि हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटस थे: सप्रेस, रिकॉर्ड और ऑप्शन। ये नया आ गया जो कि हम कस्टमर वेंडर मास्टर डेटा में यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले। तो इसमें क्या होएगी, इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ देखने के पर्पज से होएगी। इसमें हम कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की होगी। फील्ड जो यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे फील्ड है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका स्टेटस है वो ऑप्शनल है। बट अगर आपको उसको चेंज करना है, उसको रिक्वायर्ड करना है, सप्रेस करना है, डिस्प्ले करना है, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 3। बट यहाँ पे जो पेज दिखा रहा है, ये फील्ड दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 1 पे दिखा रहा है। तो अगर आपको पेज नंबर 2 और 3 के भी फील्ड देखने हैं, या तो आप यहाँ पे ये वाला जो बटन है इस पे क्लिक करो, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ आप अपने कीबोर्ड पे पेज डाउन करके बटन है उसको प्रेस करो तो यहाँ पे पेज डाउन पे आ जाएगा। तो आपको जो नेक्स्ट सेट ऑफ फील्ड है वो दिखा देगा, और उसका जो स्टेटस आपने मेंटेन करना है तो वो आप कर सकते हो। फिर जाओगे आप पेज डाउन पे, तो ये आप पेज नंबर 3 पे आ गए। फिर 2 पे पेज अप करो, फिर पेज अप करो, पेज नंबर 1 पे आ गए। अब ऐसे ही आपको जो है नेक्स्ट ग्रुप है उसके फील्ड्स को मेंटेन करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप में जाओ। एड्रेस के बाद कम्युनिकेशन आ गया, कम्युनिकेशन के बाद यहाँ पे कंट्रोल आ गया, कंट्रोल के बाद यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन आ गया, पेमेंट ट्रांजेक्शन के बाद कॉन्टैक्ट पर्सन आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपकी 4-5 कैटेगरी हैं, उसमें हमने जो फील्ड्स हैं और उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, फील्ड स्टेटस ग्रुप, फील्ड स्टेटस के ग्रुप। अब हम क्या करते हैं, अब हमने नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। नेक्स्ट लेवल है हमारा जनरल डेटा के बाद कंपनी कोड डेटा। तो हम जो वेंडर के लिए इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं कंपनी कोड लेवल पे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है रिकन्सिलेशन अकाउंट नंबर। अब ये जो रिकन्सिलेशन अकाउंट होता है ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। वो कहता है कि रिकन्सिलेशन अकाउंट क्या होता है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास दो वेंडर है, एक है हमारा वेंडर एक्स और एक है हमारा वेंडर वाई। तो वो जो वेंडर एक्स है उसे हमने टोटल परचेज किया 1000 का, पेमेंट करी 500 की। वेंडर वाई से हमने टोटल परचेज करी 10,000 की, पेमेंट करी 5,000 की। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स हैं रियल टाइम में, 1000, 2000, और इनमें
रियल टाइम में ट्रांजेक्शन हो रही हैं। ट्रांजेक्शन मतलब परचेज हो रही है, पेमेंट हो रही है, परचेज रिटर्न हो रही है, क्रेडिट मेमो एंटर हो रहे हैं। अब मेरे को अगर उसका टोटल बैलेंस चेक करना है कि मेरे सारे ही वेंडर का 1000 2000 जितने भी हैं उसका टोटल बैलेंस कितना है, तो टोटल बैलेंस चेक करने के लिए या तो मैं इंडिविजुअल अकाउंट में जाऊं, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल टाइम में। यहाँ पे तो दो अकाउंट है तो सिंपली मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई इसमें हमने 1000 की परचेज की, 500 की पेमेंट करी, इसने 10,000 की परचेज और 5000 की पेमेंट। तो टोटल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो हमने दोनों वेंडर के लिए पे करना है, तो वो बनता है आपका यहाँ पे 5500। 5500 बनता है जो आपको पे करना है। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिक चाहिए सिस्टम में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप रिकंसिलिएशन अकाउंट को क्रिएट करोगे। अब ये जो रिकंसिलिएशन अकाउंट है ये क्या करेगा, ये जितनी भी आपकी सब लेजर्स की पोस्टिंग होती है, यानी कि आपके वेंडर की पोस्टिंग होती है XYZ जितने भी हैं, तो उसकी पोस्टिंग को ऑटोमेटिकली इस रिकंसिलिएशन अकाउंट में मेंटेन कर देता है। उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे भी ले आता है, वो जो ट्रांजेक्शन है वो फ्लो होके सब लेजर से मेन लेजर में चले जाती है। अब जब क्योंकि यहाँ पे मेल लेजर में हमारे पास सारे वेंडर की इंफॉर्मेशन है और उसकी पेमेंट और उसकी जो हमने इनवॉइस क्रिएट की है उसकी इंफॉर्मेशन है, तो हम जो नेट आउटस्टैंडिंग है वो निकाल सकते हैं। हमारा जो नेट ऑब्लिगेशन है वो कितना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटल परचेज भी आ गई दोनों वेंडर की, टोटल पेमेंट रसीद, टोटल पेमेंट प्रोसेस भी आ गई, हमने जितनी पेमेंट करी, और आउटस्टैंडिंग हमारा क्या है, तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट की हेल्प से वो पता चल जाएगा। तो रिकंसिलिएशन अकाउंट के बारे में एसएपी ने ये बोला है कि इट इज़ ए कंट्रोल अकाउंट मेंटेन इन द जनरल लेजर। हम जहाँ पे FS00 में जेल बनाते हैं वहीं सेम स्क्रीन पे हम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाएंगे। और ये जो रिकंसिलिएशन अकाउंट होगा ये क्या करेगा, ये सारी उन ट्रांजेक्शन को अपने यहाँ पे अकाउंट में पोस्ट कर देगा जो कि हमने सब लेजर में पोस्ट करी हैं। जो कि हमने वेंडर के लिए पोस्ट करी हैं वो ट्रांजेक्शन अपने आप ही फ्लो होके आपके रिकंसिलिएशन अकाउंट में आ जाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगा। अब उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो भी आपने पेमेंट परचेज की है, और आपको अगर वेंडर्स का टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करना है, तो वो वेंडर का टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करने के लिए हम ये रिकंसिलिएशन अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि इट इज़ यूज टू नो द टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर एनी ऑफ योर पेबल बाय एनी कंपनी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम जो फिगर्स लेते हैं, तो वो भी हम रिकंसिलिएशन अकाउंट से लेते हैं अपने वेंडर की, यहाँ अपने पेबल की। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो रिकंसिलिएशन अकाउंट होता है, क्योंकि ये रिजर्व है सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक पोस्टिंग, यानी कि वो ट्रांजेक्शन जो आपने सब लेजर में करी वो मेन लेजर में ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इसीलिए कोई भी अगर हम डायरेक्ट FI पोस्टिंग करते हैं इस रिकंसिलिएशन अकाउंट नंबर में, तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन अपने आप ही ऑटोमेटिकली फ्लो होके कहाँ से आ रही हैं, सब लेजर से आ रही हैं, यानी कि आपके वेंडर अकाउंट से आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टोटल, ये जो रिकंसिलिएशन अकाउंट है, इसमें ये शो कर रहा है कि टोटल परचेज कितनी थी दोनों वेंडर से, टोटल पेमेंट कितनी थी दोनों वेंडर को, और अगेंस्ट जो दोनों वेंडर है उसकी आउटस्टैंडिंग कितनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, रिकंसिलिएशन अकाउंट से मिल रही है। अब वही कह रहे हैं कि अगर आपको रिकंसिलिएशन अकाउंट फील्ड देखना है वेंडर मास्टर डेटा में, वो कहाँ पे आएगा, वो आपका आएगा कंपनी कोड लेवल में। कंपनी कोड लेवल में जाओगे, फिर आपको दिखेगा यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे डबल क्लिक करो। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे फील्ड हैं, कोई ऐसा फील्ड जो आपको रिक्वायर्ड सप्रेस ऑप्शन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आप सेव करके बाहर आ जाओ। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे वेंडर अकाउंट ग्रुप तो बना लिया। अब सेव वेंडर अकाउंट ग्रुप के लिए हमने क्या करना है, हमने नंबर रेंज मेंटेन करनी है या नंबर रेंज असाइन करनी है। अगर आपने नंबर रेंज मेंटेन करनी है तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड आईडी है XKN1 और यहाँ पे आपका वेंडर का जो संडी क्रिएटर है उसका नाम आ जाता है क्रिएटर। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंटरवल पे। हमारे पास जो फ्री नंबर रेंज है वो है 07। तो 07 हम अकाउंट ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं। तो हमारा अकाउंट ग्रुप जो है उसके साथ नंबर इन असाइनमेंट के लिए ट्रांजेक्शन कोड आईडी है वो है OBAS स्टेप नंबर 6 के अगेंस्ट। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में ट्रांजेक्शन कोड रन करेंगे OBAS।
हमारा जो वेंडर अकाउंट ग्रुप है वो है किस आईडी से, VN90 से। और नंबर रेंज क्या है हमने लेनी, वो लेनी है 07। और इसको सेव कर देते हैं, एंटर। अब हमने क्या करना है, अब हमने CVI इंटीग्रेशन करनी है। तो ये हम करेंगे, कर लेते हैं ये भी। तो यहाँ पे CVI इंटीग्रेशन का मतलब है कि कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन करनी है। तो कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन के लिए हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन में। मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन में तो उसके लिए पाथ फॉलो करेंगे एस्प्रो में, क्रॉस IMG के अंडर क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट। और यहाँ पे क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में आपको ऑप्शन नजर आएगा मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन उसमें जाओ आप। फिर उसके बाद आप जाओ CVI यानी कि कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद आपने जाना है बिजनेस पार्टनर सेटिंग में। फिर उसके बाद क्योंकि आपने वेंडर बनाना है तो आप वेंडर सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन में जाओगे। और उसके बाद आप जाओगे फील्ड असाइनमेंट फॉर द वेंडर इंटीग्रेशन। और उसके बाद आप जाओगे असाइन की। और आपके पास ये लास्ट ऑप्शन आ गया, डिफाइन नंबर रेंज फॉर द डायरेक्शन BP टू वेंडर। तो यहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जो दो ग्रुप बनाए हैं, एक तो BP का और एक वेंडर का, वो दोनों यहाँ पे आप आके असाइन करोगे। तो न्यू एंट्री में गए, आपका जो BP ग्रुपिंग आईडी है वो क्या है, GP90। और आपका जो वेंडर अकाउंट ग्रुप आईडी है वो क्या दिया आपने, VN90। तो यहाँ पे हमने दोनों को असाइन कर दिया। एंटर बटन प्रेस करेंगे, सेव कर देंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्योंकि वेंडर के साथ ट्रांजेक्शन प्रोसेस करनी है, तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग करने के लिए आपको GL चाहिए। तो वो GL हम क्रिएट कर लेते हैं स्टेप नंबर 8 के अगेंस्ट।